Hello and welcome back to Vedanta Coaching Academy, Sundarnagar. I am Shivani. Today we will discuss about human health and diseases. जब हम बात ह्यूमन हेल्थ की करते हैं तो वो सिर्फ एक हेल्दी पर्सन तभी कंसिडर नहीं करा जाता है कि वो फिजिकली हेल्दी है. ही और शी शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली and socially healthy, then the person will be considered as healthy. और डिजीजेस की जब बात करते हैं तो डिजीजेस, इलनेस, ये किसी भी वजह से हो सकती है जो कि एक ह्यूमन को अफेक्ट करती है ड्यू टू वेरियस रीजंस. पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, कोई इन्फेक्शन हो जाता है विच लीड्स टू अ पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस. तो आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ह्यूमन हेल्थ, व्हाट आर डिजीजेस, and we will discuss about different diseases and their life cycle. Let's start our topic. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ क्या है. तो ह्यूमन हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी पर्सन तभी हेल्दी कंसीडर किया जाता है जब वो इमोशनली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो एंड फिजिकली भी उसको फिट होना चाहिए. तो ह्यूमन हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. सिर्फ कई बार हम सोचते हैं कि जिस इंसान में कोई डिजीज नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, वही हेल्दी है, लेकिन आजकल मेंटल इलनेस भी काफ़ी प्रेवलेंट हो चुकी है. तो मेंटली भी ह्यूमंस को, ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इमोशनली भी और सोशली भी. So human health is defined as the state of being complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity is termed as the human health. This holistic view emphasizes that health is not just the absence of illness. जैसे मैंने आपको बताया कि health सिर्फ absence of illness या फिर इन्फेक्शन ही नहीं है, बल्कि आपको फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, मेंटली भी फिट होना जरूरी है एंड इमोशनली, एंड ऑब्वियसली बात है फिजिकली आउटर जो आपकी अपीयरेंस है वो भी फिट होनी जरूरी है. तभी आपको एक हेल्दी ह्यूमन कंसीडर किया जाएगा. आप डिजीज फ्री भी होने चाहिए, आप में कोई इलनेस भी नहीं होनी चाहिए, आप हेल्दी भी होने चाहिए, आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए, तभी आपको एक हेल्दी ह्यूमन कंसीडर किया जाएगा. तो ये था ह्यूमन हेल्थ. अब जो हेल्दी लाइफ होती है, अगर एक इंसान हेल्दी है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि वो मेंटली भी अच्छा होगा, उसको मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा और इमोशनली भी वो अच्छा होगा, साथ में फिजिकली भी फिट होगा और सोशली भी वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर वो डेली करेगा, हेल्दी खाना खाएगा और रिड्यूस स्ट्रेस करेगा, खुद का स्ट्रेस को रिड्यूस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करेगा. वो चाहे सॉन्ग सुनना भी हो सकता है, एक्सरसाइज करना भी हो सकता है, गेम्स खेलना भी हो सकता है और रीडिंग करना भी हो सकता है. देयर आर डिफरेंट मीन्स बाय विच वी कैन स्टे हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, ऑल इन ऑल एस्पेक्ट्स. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. वैसे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसी की वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं. लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर एक इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करे, टाइम से उठे, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ खुद को एडजस्ट करे एंड एक्सरसाइज करे, एक प्रॉपर टाइम पे उठे, अच्छा खाना खाए, एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करे और साथ में पानी भी अच्छे से पिए. प्लेंटी ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो मोस्टली वाटर से ही बनी है. ओके, तो अप्रॉक्स 70% वी आर मेड अप ऑफ वाटर. सो वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टेइंग हेल्दी. तो ये थे कुछ मेथड्स कह सकते हैं या फिर कुछ वेज कह सकते हैं जिनसे हम हेल्दी रह सकते हैं. लेकिन ये तो सिर्फ हम फिजिकल फिटनेस पे रहे. अगर हमें मेंटली भी स्ट्रांग रहना है तो हमें प्रॉपर रीडिंग करने पड़ेगी, हमें खुश रहना होगा, अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी होगी. ये सारे के सारे जो हैं, और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रख के अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ हार्ड वर्क करके अगर हम सारी की सारी चीज़ों को प्लान करें, तब हमें ना स्ट्रेस होगा, ना हम मेंटली वीक होंगे, ना कोई मेंटल स्ट्रेस होगा. इसके लिए हमें डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है. तो एक हेल्दी पर्सन को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. अ गुड लाइफस्टाइल, a good timetable, being disciplined, a healthy diet and exercise and plenty of water. Okay, अब हम बात करते हैं गुड हेल्थ इज करेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल. देखिए
कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ फिजिकली फिट रहने को ही एक हेल्दी पर्सन कंसीडर करते हैं, लेकिन जो इंसान अगर इमोशनली मेंटली वीक है और फिजिकली फिट है, बाहर से वो फिट दिख रहा है आपको और इमोशनली और मेंटली और इंटरनली उसको जो वीकनेस है, तो उस पर्सन को हम एक हेल्दी पर्सन कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक गुड हेल्थ और के फीचर्स हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, इंक्लूडिंग द फैक्टर्स लाइक फिजिकल फिटनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। हमारे सोसाइटी में भी अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने ज़रूरी हैं, और साथ में एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। देखिए, हर टाइम लाइफ में एकदम प्रॉपर हैप्पीनेस ही नहीं होती है, समटाइम्स देयर इज स्ट्रेस ऑल्सो, देयर इज प्रेशर ऑल्सो। तो हमें उन सारी चीज़ों के साथ खुद को डील करना आना चाहिए विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो ये सारे हम कब एक हेल्दी हैबिट्स जब हम डेवलप करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ जब हम अपनाएंगे, जिएंगे, देन वी विल बी एबल टू live stress free. Okay, it encompasses both the absence of illness. अब जो पर्सन इलनेस, जिसमें इलनेस भी नहीं है, डिजीज फ्री है, he or she will be considered as a healthy person also. Okay, अब डिजीज की जब हम बात करते हैं तो डिजीज क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है कि डिजीज जो है वो कोई इलनेस होती है जो कि हमारी बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करती है, हम वीक हो जाते हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वेरियस पैथोजेंस, foreign agents, foreign bodies which enters in our body and causes the illness which are harmful for our body and particularly leads to a disease. तो disease क्या है? Disease is any condition that negatively affects the normal functioning of an organism. देखिए, आप नॉर्मली जो फंक्शन कर रहे हैं, अभी आप डिजीज फ्री हैं, देन दैट मीन्स आप पॉजिटिवली एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक डिजीज हो रखी है, देन यू आर अफेक्टेड negatively. Okay, the disease affects your normal functioning negatively. जब आपको एक डिजीज हो जाती है, तब आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो आप करिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो उस पेस के साथ नहीं कर पाते हैं जब आप एक डिजीज पर्सन हो जाते हैं। अगर आप डिजीज फ्री हैं, देन यू आर एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज करेक्टली। ओके, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को भी डिजीज क्या करती है? नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और diseases can be caused by various factors. अब हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिजीजेस क्या हैं और कैसे होती हैं, कौन उनको कॉज करता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। उसको देखने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप इस वाले टॉपिक को समझ पाएंगे। तो डिजीजेस क्या होती हैं, इनको वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिजीजेस आर कॉज्ड बाय ड्यू टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन बॉडी इन आवर बॉडी and foreign agents which affects us internally and causes the disease in our body. Okay, अब हम बात करते हैं डिजीजेस की। ओके, तो डिजीजेस को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज द कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। ओके, दूसरी आती है एक्वायर्ड डिजीजेस। जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। दीज आर नॉट प्रेजेंट by birth. Okay, that means ये मैटरनल नहीं होती हैं, ये आफ्टर बर्थ होती हैं। ओके, तो ये जो कंजेनाइटल हैं, इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है? एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है। एंड कलर ब्लाइंडनेस, जब हम डिफरेंट कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, दैट इज टर्म्ड एज द कलर ब्लाइंडनेस। ओके, और फिर फर्दर जो एक्वायर्ड डिजीजेज हैं, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या फिर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेबल एंड उसको इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है। दूसरे हैं नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। ओके, जो कम्युनिकेबल होते हैं, दे कैन बी पास्ड या ये फैल सकते हैं पर्सन टू पर्सन। ओके, मतलब टच करने से भी ये फैल सकते हैं, वो होते हैं कम्युनिकेबल, और ये इन्फेक्शियस होते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल है, ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, दैट मीन्स दे कांट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की, तो ये कंटेजियस हैं,
और नॉन कंटेजियस भी है। कंटेजियस के एग्जाम्पल है, हम सभी को लगभग चाइल्डहुड जब हम बच्चे होते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है आफ्टर एडोलिसेंस भी हमें क्या होते हैं, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर जाते हैं। एंड रिंग वॉर्म है, ये भी क्या है, कंटेजियस है एंड इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम बात करते हैं नॉन कंटेजियस की, तो ये है मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ये जो मलेरिया है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। तो ये थे हमारे नॉन कंटेजियस। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जिनको हम नॉन इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज द डीजनरेटिव और ऑर्गेनिक डिजीजेस, जैसे कि हार्ट डिजीज होगी, नेफ्राइटिस होगी। ओके, फिर आते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो कि हमें किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से पर्टिकुलरली होते हैं, उनको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे कि स्कर्वी। तो स्कर्वी जो है वो होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्कर्वी। ओके, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि due to the deficiency of vitamin C which disease occurs, that is the scurvy. Okay, and it is a deficiency disease. Okay, and it is particularly non communicable, it can't be spread from one person to another person, so that's why it is called as a non communicable disease. Okay, next is rickets anemia. Okay, फिर आते हैं हमारे पास एलर्जीज। तो एलर्जीज जो होती हैं वो होती है हमें ड्यू टू, हमें क्या होता है, हम किसी चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं, कोई फॉरेन एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम पर्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं, विच कॉजेज अस सम सीरियस काइंड ऑफ एलर्जीज। ओके, उसका एग्जाम्पल दिया है हे फीवर। एंड लास्ट वन इज द कैंसर। तो ये सारी की सारी कौन सी डिजीजेस थी, नॉन कम्युनिकेबल। आई होप आपको समझ आया होगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कांट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं दे कैन, जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं दे कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड कम्युनिकेबल आर इन्फेक्शियस एंड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, और इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है दैट इज दिस स्मॉल पॉक्स विच इज अ कॉन्टेजियस कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो ये थी कैटेगराइजेशन किसकी, डिजीजेस की, जिसमें हमने कौन कौन सी डिस्कस करी, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस, जो कि फर्दर क्लासिफाइड थी। ओके, नाउ अब हम डिजीजेस और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये इनबॉर्न डिजीजेस होती हैं। ठीक है, और जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट मैटरनल, दे अकर बाय आफ्टर द बर्थ। ओके, दे आर नॉट बाय बर्थ। ओके, और ये नॉन हेरिटेबल है, नॉन इनहेरिटेबल है ये। और कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जो होती हैं ये इनबॉर्न होती हैं, दैट मीन्स दे आर मैटरनल ऑल्सो एंड जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं। इनहेरिटेड होती हैं दैट मीन्स दे आर पास्ड फ्रॉम मदर टू दी ऑफस्प्रिंग या फिर फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। ओके, कौन सी, कॉन्जेनाइटल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। दीज डिजीजेस अकर ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जब होती है देन कौन सी डिजीज होती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ओके, जब जीन्स में कोई म्यूटेशन आती है, कोई चेंज आता है, वेदर द जीन इज डिलीटेड या फिर एक्स्ट्रा जीन ऐड हो जाता है या फिर मल्टीपल कॉपीज एड अप हो जाती हैं या कमी हो जाती है किसी पर्टिकुलर जीन की, देन द जीन म्यूटेशन अकर्स एंड इट लीड्स टू अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। और उसका एग्जाम्पल बताया है आपको हेमोफीलिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हेमोफीलिया इज विच काइंड ऑफ डिजीज, आइदर इट इज एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल। सो हमें क्लियर रहना है कि हेमोफीलिया जो है वो कॉन्जेनाइटल डिजीज है। ओके, और कलर ब्लाइंडनेस भी डिजीजेज अकर ड्यू टू द क्रोमोसोमल म्यूटेशन ऑल्सो। और ये जो हेमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस है ये पर्टिकुलरली जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं। और जो क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, ये सारी हमने म्यूटेशंस जो है डिस्कस की हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होती हैं इनके एग्जांपल हमें बताए हैं डाउन सिंड्रोम एंड नाइलफेंटर
सिंड्रोम। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये डिजीज तो कॉन्जेनिटल है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन सी है? इट अकर्स ड्यू टू द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड डिजीजेस, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती हैं, दीज अकर आफ्टर द बर्थ। ओके, तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, जैसे कि एयर से हो सकती है, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है हमारा किसी के साथ, तब भी कौन सी? कम्युनिकेबल का मतलब ही यही है, दीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, और वेक्टर्स भी होते हैं जो कि कैरी करते हैं किसको? डिजीज को। वेक्टर्स का काम होता है टू कैरी द डिजीज। ओके, इसका एग्जाम्पल है, वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, एक प्रोटोजोआ भी हो सकता है, हेलमिंथ भी हो सकता है, और फंगस भी हो सकता है। नाउ द सेकंड वन आर नॉन कम्युनिकेबल, जो इनको नॉन इन्फेक्शियस भी बोला जाता है। कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल। और ये होती हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस की थी, जैसे कि डायबिटीज हो गई, और डीजेनरेटिव होती हैं जैसे आर्थराइटिस, एंड कैंसरस और एलर्जिक डिजीजेस भी होती हैं, एंड द एग्जाम्पल इज एस्थमा। ओके, सो ये थी डिजीजेस की टाइप्स। अब हम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज द टाइफाइड, देन इज द निमोनिया, देन कॉमन कोल्ड, then malaria, amoebiasis, ascariasis, elephantiasis, and ringworm. Now we will discuss them one by one in detail. Okay, फर्स्ट आता है हमारे पास टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड? तो सैल्मोनेला टाइफाई इज द बैक्टीरिया दैट कॉजेज द टाइफाइड। ओके, विच बैक्टीरिया कॉजेज द टाइफाइड? दैट इज सैल्मोनेला टाइफाई। अब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें, दैट मीन्स कि स्प्रेड कैसे हो रहा है ये। इट कैन बी स्प्रेडेड ड्यू टू द कंटेमिनेटेड फूड। अगर हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, या फिर वाटर, कोई ऐसे स्टेगनेंट वाटर है, या वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, वैसा वाटर अगर हम ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होने के चांसेस हो जाते हैं? टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। एंड इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू क्या करता है? ये माइग्रेट कर जाता है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। कौन सा बैक्टीरिया? दैट इज द सैल्मोनेला टाइफाई, विच इज कॉजिंग द टाइफाइड डिजीज। ओके, टाइफाइड जो है, टाइफाइड फीवर जो होता है, it sustained high fever and 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ये। एंड वीकनेस होती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, एकदम लेजीनेस हो जाती है, लेथार्जिक हो जाता है पर्सन, स्टमक एक भी होती है इसमें, क्योंकि हमने कंटेमिनेटेड फूड लिया होता है एंड कंटेमिनेटेड वाटर लिया होता है, दैट कॉजेज द स्टमक पेन ऑल्सो, वीकनेस ऑल्सो, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, हेडेक होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। एंड इन सीवियर केसेस, जब ये ज्यादा ही सीवियर हो जाता है, देन इट लीड्स टू द इंटेस्टिनल परफोरेशंस। दैट मीन्स जो इंटेस्टाइन होती है उसमें पोर्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये जब इतनी सीरियसली डिजीज को बढ़ाता है, तब क्या होता है? जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशंस होना शुरू हो जाती हैं, और टाइफाइड कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ। ओके, ये सीवियर हो जाए तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ओके, देन इसका जब इसको हमने टाइफाइड है, इसको हमने अगर कंफर्म करना है, डिटेक्ट करना है, जब डॉक्टर्स इसको टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, दैट इज द विडाल टेस्ट। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि व्हाट इज द टेस्ट दैट इज कंडक्टेड टू confirm the typhoid? That is Vidal test, and the bacteria that causes the typhoid is the Salmonella typhi। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टाइफाइड में। ये देखिए, ये है साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। और रूट्स क्या देखे थे हमने? कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, फीवर होता है, नॉजिया होता है, हेडेक भी होती है, बॉडी पेन होता है, स्टमक पेन होता है, और लेजीनेस भी आती है, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। सेकेंड है हमारे पास, दैट इज द निमोनिया। तो निमोनिया जो है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? जो फ्लूइड फिल हो जाता है, इट कॉजेज द इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एल्वेलाई। ड्यू टू द इन्फेक्शन गेट्स
जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फ्लूइड फिल हो जाता है एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो फिल हो जाता है फ्लूइड से, एंड दैट कॉजेज द निमोनिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ्लूइड फिल हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है और फीवर आता है, चिल्स आते हैं, कफ भी होता है, हेडेक होता है। सिवियर केसेस में क्या होता है, जो लिप्स और फिंगर्स और नेल्स हैं वो ग्रे टर्न हो जाते हैं, ग्रे से क्या हो जाते हैं, ब्लूइश भी टर्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि निमोनिया में जो है वो नेल्स का कलर कैसे चेंज होता है, ग्रे से वो किस में टर्न हो जाता है, ब्लूइश कलर में, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो देखिए जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फ्लूइड से भी ये ट्रांसफर हो जाता है, चाहे वो स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, उसके थ्रू क्या होता है, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो सकता है, चांसेस होते हैं। जैसे हम उनके वो कोई वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, उनके ग्लासेस को शेयर कर रहे हैं, तब भी इसके स्प्रेड होने के चांसेस हैं। जो वो बर्तन यूज कर रहे हैं, यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, अगर हम फर्दर उनको यूज कर रहे हैं विदाउट वॉशिंग इट प्रॉपरली, देन इट कैन बी स्प्रेड, ओके। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए, जो वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, अगर हम उसके पास एकदम विदाउट प्रिकॉशंस के साथ अगर उसके कांटेक्ट में आए, देन वी कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द निमोनिया। अब इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें जो कि मोस्टली पूछा जाता है, देन दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, ओके। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाइड था और निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ये दोनों भी कैसे हैं, बैक्टीरिया है, ओके। हमने कहा था कि डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है थ्रू दी वेरियस एजेंट्स, वो पैथोजेंस हो सकते हैं, कौन से, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो टाइफाइड भी कौन कॉज कर रहा था, एक बैक्टीरिया, और निमोनिया भी कौन कॉज कर रहा था, एक बैक्टीरिया ही, दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे। सो दिस वाज निमोनिया, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, फ्लूइड फिल हो जा रहा है। ये देखिए ये है वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड इट कॉजेज द निमोनिया, ओके। जो एल्वोलाई है ये नॉर्मल एल्वोलाई है, और जो फ्लूइड फिल हो जाता है, इस वाली डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे फ्लूइड फिल हो चुका है एल्वोलाई में, जो कि एल्वोलाई क्या है, लंग्स के स्ट्रक्चर है जो जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ओके। अब हमारे पास थर्ड आता है, दैट इज द कॉमन कोल्ड। सो वी ऑल आर फेमिलियर विद द कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड है उसके काफ़ी सिम्टम्स जो हैं हमें पता है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, फीवर भी आता है, हेडेक होता है, थ्रोट जो होता है वो सोर हो जाता है वहाँ पे, और क्या होता है, नेजल कंजेशन होती है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा नेजल फ्लूइड भी निकलता है, ओके, रिलीज होता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं ये यूजुअली 3 से 7 दिन तक लास्ट करते हैं, ओके। ये भी किसकी वजह से होता है, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ एंड स्नीज, ओके। तो कहते हैं ना कि जैसे कफ या कोल्ड या कॉमन कोल्ड हो रखा होता है किसी को, तो हमें उनके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, या फिर प्रिकॉशंस के साथ उनके साथ कांटेक्ट में आना चाहिए। तभी कहते हैं क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जब वो कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, दे कैन बी पास टू अस, और जो कि क्या कर सकते हैं, हमें भी डिजीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है राइनो वायरस। तो 2 हमने डिजीजेस पढ़ी पीछे, पहली थी टाइफाइड और दूसरी थी टाइफाइड के बाद हमने निमोनिया पढ़ा, और ये दोनों जो है इन दोनों को कॉज कौन कर रहा था, एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और उसका नाम क्या है, राइनो वायरस। ये हमें याद रखना है। और इसका जो एपिडेमियोलॉजी है, दैट मीन्स जो स्प्रेड करने के मीन्स हैं वो क्या है, कफ और स्नीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हम में ट्रांसफर हो सकती हैं, या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि उन्होंने कोई यूटेंसिल्स यूज किए हैं, या वाटर ड्रिंक करने के लिए ग्लास का यूज किया है, अगर हम फर्दर विदाउट वॉशिंग इट उसको यूज कर रहे हैं, देन द डिजीज कैन बी ट्रांसफर टू अस ऑल्सो, ओके। और हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये नोज को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, बट नॉट द लंग्स। जैसे कि हमें याद रखना है कि निमोनिया में लंग्स मेनली अफेक्ट हो रहे थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी हो रहा था, यहाँ पे लंग्स को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। और नेजल कंजेशन होता है इससे,
शोर हो जाता है, थ्रॉट जो होता है, और हमारी आवाज़ भी ऐसी हार्श सी हो जाती है, कफ हो जाता है, हेडेक होता है, और लेजीनेस और टायर्डनेस तो हर डिजीज में होती ही है। ओके, और इसके सिम्टम्स मेनली 3 to 7 डेज तक लास्ट करते हैं। सो दिस वाज द कॉमन कोल्ड। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? राइनो वायरस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ, जो कि है मलेरिया। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये स्पीशीज है। ओके, मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ओके, और ये सारे कैसे हैं? प्रोटोजोआ। वायरस भी हमने डिस्कस कर दिया। वायरस कौन कॉज कर रहा, कौन सी डिजीज वायरस कॉज कर रहा था? दैट वाज द कॉमन कोल्ड। और टाइफाइड और निमोनिया जो था वो एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा था। ओके, एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, और उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है एक मैलिग्नेंट मलेरिया है विच कैन बी फेटल ऑल्सो। ओके, अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या है? एक फीमेल मस्कीटो है जिसका नाम है एनोफ्लीज मस्कीटो दैट कॉजेज द मलेरिया। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो है इट कॉजेज विच डिजीज? तो ये इट कॉजेज द मलेरिया। ओके, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो कॉजेज मलेरिया डिजीज। ओके, ये मेनली किस ऑर्गन को टारगेट करता है? आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को मेनली टारगेट करता है, और लीवर को। मलेरिया जब होता है ये मेनली, जो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो है ये मेनली हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को और लीवर को टारगेट करते हैं। ओके, इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, चिल, फीवर अकर्स ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से फीवर चला जाएगा, आज है कल दोबारा से थोड़ा कम हो रहा है, अगले दिन दोबारा से हो जाएगा। वॉमिटिंग भी इसमें होती है, और मेनली जो टारगेट किसको करते हैं? आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को एंड लीवर को। तो ये था मलेरिया। इसकी लाइफ साइकिल भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, तो मलेरिया के सिम्टम्स क्या है? हेडेक है, फीवर है, फटीग होता है, पेन भी होता है। ठीक है, स्टमक में क्या हो रहा है? नोजिया हमें हो रहा है, वॉमिटिंग जैसी फील होती है, नोजिया जैसा होता है, ड्राई कफ होता है, और स्प्लीन की क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, स्किन में चिल्स आते हैं, स्वेटिंग होती है। ठीक है, और फीवर आता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? मस्कीटो, फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो है वो बाइट करेगी। फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो जो है वो सबसे पहले क्या करती है? बाइट करती है, एंड देन बाइट्स जो कि इन्फेक्टेड मस्कीटो है वो क्या करेगा? पहले बाइट करेगा ह्यूमन को और स्पोरोजोइट्स। ठीक है, स्पोरोजोइट्स को क्या करेगा? ये स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट कर देगा। जैसे ही मस्कीटो देखो यहाँ पे बाइट कर रहा है, ये स्पोरोजोइट्स को क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है। उसके बाद वो जो स्पोरोजोइट्स थे, जो पैरासाइट्स हैं, वो कहाँ एंटर कर रहे हैं? लीवर के अंदर। मैंने क्या बोला? जो मलेरिया है वो मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है? लीवर को और आरबीसीज को। तो ये देखिए, मस्कीटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद स्पोरोजोइट्स जो है वो इंजेक्ट हो गए, इंजेक्ट होने के बाद वो लीवर में पहुंच गए। लीवर में क्या हो रहा है? द पैरासाइट क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है लीवर सेल्स के अंदर, और फिर क्या हो रही है? बर्स्टिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन हो रही है, फिर बर्स्ट कर रहा है। ये बर्स्ट करने के बाद क्या कर रहा है? ये एग्स रिलीज कर रहा है फर्दर इनटू दी ब्लड। ओके, फिर उसके बाद क्या कर, जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस कर गया है एसेक्सुअली, तो आरबीसीज है, इन आरबीसीज के अंदर जब वो बर्स्ट कर जाता है तो वो अपने एग्स जो है वो रिलीज कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? और जो साइकिल है वो दोबारा से चल रही है। जो फीवर की साइकिल है, अल्टरनेट डेज पे हो रहा है फीवर, वो शुरू हो जाता है, एंड जो रिलीज्ड पैरासाइट्स हैं वो इन्फेक्ट करते हैं नए रेड ब्लड सेल्स को। देखिए, आरबीसीज के अंदर जो थे वो पैरासाइट्स क्या कर रहे थे? रिप्रोड्यूस कर रहे थे, और बर्स्ट कर गए, उन्होंने एग्स रिलीज किए। फर्दर वो नए आरबीसी को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। हमने बात की है कि मलेरिया जो है वो मेनली हमारे दो ऑर्गन्स को टारगेट करता है, दैट इज दी आरबीसी एंड लीवर। ओके, फिर क्या कर गया? ये पहुंच गए जो सेक्सुअली जो स्टेजेस थी जहां पे गैमेटोसाइट्स बन रहे थे वो आरबीसीज के अंदर डेवलप कर गए। फीमेल गैमेटोसाइट है, मेल है, देन इट फॉर्म्स द गैमेटोसाइट।
मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, एंड फॉर्म्स द गैमेटोसाइट्स। जो फीमेल मस्कीटो है वो क्या करेगी, गैमेटोसाइट्स को लेके जाएगी इन दी ब्लड मील, एंड फिर क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगी कहाँ पे, मस्कीटो की इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या हो रही है, फर्दर क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, सॉरी डेवलपमेंट हो रही है इंटेस्टाइन में। देन क्या हो रहा है, जो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेजेस है स्पोरोजोइट्स की, वो क्या करेंगी, इंटेस्टाइन से निकल जाएंगी और माइग्रेट करेंगी कहाँ पे, देखिए मस्कीटो की जो गैमेटोसाइट्स थे वो क्या कर गए, मस्कीटो की इंटेस्टाइन में पहुंच गए। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन से निकल के वो माइग्रेट करेंगे कहाँ पे, मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। सलाइवरी ग्लैंड्स में जब पहुंच गए तो वो फर्दर क्या करेगा, मस्कीटो नए ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, दोबारा से वैसे ही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि मलेरिया रिक्वायर्ड how many hosts, so it required 2 hosts, first one is the human host and second is the mosquito host, okay। तो ऐसे मलेरिया स्प्रेड होता है। लाइफ साइकिल हमने डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स द 2 होस्ट, फर्स्ट वन इज दी ह्यूमन एंड सेकंड इज दी मस्कीटो, और फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो ही कॉज कर रही है। जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट करती है सबसे पहले कब, जब वो स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट करेगी, ठीक है, स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करके फिर लीवर में पहुंच गए। लीवर में पहुंचने के बाद वहां पे क्या हो रही है, फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, आरबीसीज को अटैक कर रहे हैं, ठीक है, आरबीसीज को अटैक करेंगे, फिर फर्दर क्या करेंगे, रप्चर कर जाएंगे, फिर दोबारा से नए आरबीसीज को अटैक करेंगे, ठीक है। वहां पे वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देंगे जिसका नाम है हेमोजोइन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम दी ruptured RBCs and it is responsible for the hemozoin is responsible for the chills and high fever, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, जो पैरासाइट है, वो फर्दर एंटर कर जाएगा एनोफ्लीज मस्कीटो ड्यूरिंग द बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड, ठीक है। जब वो फर्दर बाइट करेगा, सक करेगा ब्लड को, इसी के थ्रू क्या होगी, साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट होगी और इसी तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं, ओके। ये 2 चीजें हमें याद करनी है कि फर्स्ट जो है दैट इज दी स्पोरोजोइट्स, 2 होस्ट है, फर्स्ट वन इज द ह्यूमन होस्ट एंड सेकेंड इज दी मस्कीटो, ठीक है, एनोफ्लीज मस्कीटो कॉज करती है। अब आती है एमीबॉयसिस, ठीक है, जो एमीबॉयसिस है उसका कॉजेटिव एजेंट है, इसको अमीबिक डाइसेंट्री भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कॉजेटिव एजेंट है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी क्या है, एक प्रोटोजोन। प्लाज्मोडियम भी क्या था, एक प्रोटोजोन था, और एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका भी क्या है, एक प्रोटोजोन है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, द पैरासाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीसिस of the infected person to the food and food products through house flies, ठीक है। देखिए जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो ओपन में स्टूल पास कर रहा है तो वहां से क्या होगा, हाउस फ्लाइज क्या करेंगी, इन्फेक्शन को ट्रांसफर करेंगी थ्रू दी फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैकेनिकल कैरियर कौन है इसमें, हाउस फ्लाई है। और अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर भी ले रहे हैं, फीकल मैटर की वजह से जो मिक्सअप हो गया होता है कंटेमिनेटेड वाटर में, जो फीकल मैटर है इन्फेक्टेड पर्सन का अगर मिक्सअप हो गया है वाटर में, तो वो भी क्या करेगा, अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करेगा। अब इसके टारगेट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, स्टूल्स हो रहे हैं, और एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी निकलते हैं, ओके। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या था, अमीबाइसिस का एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ओके। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड है उसको इंजेस्ट करेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को इंजेस्ट करेगा। फिर क्या हो रहा है, उसके बाद जो सिस्ट हैं वो क्या कर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक्टिव फॉर्म में। पहले वो कैसे थे, वाटर में जब प्रेजेंट थे और कंटेमिनेटेड फूड में प्रेजेंट थे तब वो इनएक्टिवेटेड थे, फिर वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं, एक्टिव होकर के वो दे फॉर्म द पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में पहुंच के एक पैरासाइट बना रहे हैं एंड इट कैन लिव देयर कॉजिंग द माइल्ड सिम्टम्स, ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स होंगे और वो इंटेस्टाइन एक ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। देन क्या हो रहा है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसको बरो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बरो करना स्टार्ट कर देगा और फिर ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर जाता है और कुछ ऑर्गन्स तक चला जाता है, दैट इज द लीवर, लंग्स एंड ब्रेन। फिर क्या है, जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो
हमारी फीसिस में भी पास आउट हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दे ट्रांसफॉर्म बैक इनटू द सिस्ट एंड सर्वाइव द हार्श कंडीशंस आउटसाइड। ठीक है, देखिए फीसिस में जब वो एंटर कर गए तो आउटसाइड एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे, वो सिस्ट फर्दर हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, अब एस्कैरियोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है? दैट इज दी एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। ओके, ये जो पॉजिटिव एजेंट्स है ये हमें याद रखने हैं, और इसको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। सो राउंड वॉर्म इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियोसिस। ठीक है, ये एक हेलमिंथ्स है। ठीक है, हमने बोला था कि डिजीज कॉज करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस हो सकता है, हेलमिंथ्स हो सकता है। तो ये क्या है? एक हेलमिंथ है, दैट इज दी राउंड वॉर्म विच इज कॉजिंग दी एस्कैरियोसिस। इसमें क्या होता है? कंजप्शन हो, अगर हम ये स्प्रेड कैसे होता है? अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं, कंटेमिनेटेड फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो कंटेमिनेशन होती है वो फीसिस के जो इन्फेक्टेड, ये इसका भी सेम ही प्रोसीजर है। क्या हो रहा है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो फीसिस जो है वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है, वहां से क्या हो रहा है? इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, वो वाटर में एंटर कर रहा है, वाटर के थ्रू हम इनटेक कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जा रहा है। ओके, एग्स जो होते हैं वो मेनली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, देन दे वहां पे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं और फर्दर क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ओके, इसका टारगेट ऑर्गन भी इंटेस्टाइन है। ओके, सिम्टम्स क्या होंगे? इंटरनल ब्लीडिंग होगी इंटेस्टाइन की, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, अनेमिया भी हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है इंटेस्टिनल पैसेज की। ओके, तो ये थी एस्कैरियोसिस। देखिए यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो रहा है इस विमेन को, और ये इंटेस्टाइन में पहुंच जा रहे हैं। ओके, फिर वहां पे फर्दर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ओके, एस्कैरियोसिस देखिए, एक ये है मेल और ये है फीमेल। जो एस्कैरिस फीमेल होती है ये थोड़ी लंबी होती है लेंथ में एज कंपेयर टू दी मेल वन। ओके, फिर हमारे पास आता है फिलारियसिस की जो है वो लाइफ साइकिल। देखिए इसमें क्या हो रहा है? जो एलिफेंटियासिस है, फ्लैरियसिस है, उसकी लाइफ साइकिल है ये। ओके, इसमें क्या हो रहा है? देखो, एक मस्कीटो जो है, इसकी मस्कीटो सबसे पहले क्या हो रहा है? ब्लड मील ले रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? वो एडल्ट लिम्फेटिक्स में पहुंच जा रहा है। ठीक है, ह्यूमन स्टेजेस होती है, ये ह्यूमन में जब एंटर कर जाता है फिर वो क्या करेगा? एडल्ट प्रोड्यूस करेगा। माइक्रोफिलारिया जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं लिम्फ के अंदर, और किसके थ्रू? ब्लड चैनल्स के थ्रू। ब्लड ही क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, देन मस्कीटोज जो होंगे वो दोबारा बाइट करेंगे और वो ब्लड मील के फॉर्म में क्या करेंगे? उसको लेके जाएंगे, इंजेस्ट करेंगे। किसको? माइक्रोफिलेरिया को। ओके, देन वो क्या करेंगे? माइक्रोफिलेरिया जो है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे मस्कीटो की मिड गट में। फिर लार्वल 1 स्टेज आएगी। ठीक है, लार्वल 2 स्टेज आएगी, 3 स्टेज आएगी। ठीक है, और वो फर्दर माइग्रेट कर जाएंगे, दे माइग्रेट टू द हेड एंड मस्कीटोज प्रोबोसिस। वो मस्कीटो की प्रोबोसिस जो होती है जहां से वो बाइट करता है उसमें एंटर कर जाएंगे। फर्दर वो एक नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके, अब आते हैं हमारे पास, देखिए ऐसी कंडीशन हो जाती है इसमें। ठीक है, लिम्फ्स को मेनली अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास रिंग वॉर्म। जो रिंग वॉर्म है उसका पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोस्पोरियम ट्राइकोफाइटॉन भी है, और डर्मोफाइटॉन भी है। और ये कैसे हैं? फंजाई हैं। सारे हमने डिस्कस कर लिए, बैक्टीरिया भी कर लिया, वायरस भी कर लिया, उसके बाद क्या किया था? हेलमिंथ भी, और लास्ट में फंजाई। ओके, तो फंजाई है ये जो कि क्या कर रहा है? रिंगवॉर्म कॉज कर रहा है, दैट इज द माइक्रोस्पोरियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरियम कॉजेज द रिंगवॉर्म, ट्राइकोफाइटॉन ऑल्सो एंड एपिडर्मोफाइटॉन ऑल्सो। ओके, इसके एपिडेमियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल यूजिंग। अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का टावल यूज कर रहे हैं, टाल यूज कर रहे हैं, क्लोथ्स यूज कर रहे हैं, या फिर उसकी इन्फेक्टेड चीजों को यूज कर रहे हैं, देन रिंगवॉर्म इज ऑल्सो कॉज्ड। हीट की वजह से भी होते हैं, मॉइस्चर की वजह से भी होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं? ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, दैट इज दी माइक्रोस्पोरियम। और क्या कॉज करते हैं? दैट इज दी रिंगवॉर्म। टारगेट ऑर्गन क्या है? स्किन है, नेल्स है, स्किन के फोल्ड्स हैं, ग्रॉइन्स हैं, टोज हैं। ठीक है, फिंगर जो टोज होते हैं थंब के और पाँव की जो फिंगर्स होती हैं वहां पे क्या होता है? ये रिंगवॉर्म मेनली देखा जाता है। ठीक है, ड्राई, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स
in the skin, nails and scalp. Lesion accompanied with the intense itching. Itching होती है बहुत सारी, ठीक है, जब रिंगवॉर्म होता है इसकी वजह से क्या होता है, एक सीवियर इचिंग होती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी देखिए टोज के बीच में क्या हो रहा है, और माइक्रोस्पोरियम इसको कॉज कर रहा है। ये देखिए इस फॉर्म में रिंग, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ये, ठीक है। इसके प्रिवेंशन क्या है कि हम इन्फेक्टेड इंसान के इंडिविजुअल की चीज़ों को ना यूज़ करें, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रिकॉशंस लें। जो बहुत सारी डिजीजेज है, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब ऐसे किसी कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो हम उसके कांटेक्ट में कम आए, ओके, और उसकी इन्फेक्टेड चीज़ों को भी कम यूज़ करें। वाटर जो है उसको हम प्रॉपरली पहले बॉईल करके ड्रिंक करें। कंटेमिनेटेड फूड जो है उसको भी ना इनटेक करें, प्रॉपरली वॉश करें वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर, ओके, सॉरी, प्रिवेंशन। तो अब आती है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि फूड या वाटर से होती हैं मेनली, जैसे हम कंजप्शन कर लेते हैं कंटेमिनेटेड फूड की, वाटर की, उसकी वजह से भी कुछ डिजीजेस होती हैं, ठीक है। जैसे हम पब्लिक हाइजीन, प्रॉपरली जो सैनिटाइज्ड वॉशरूम्स नहीं होते उनको यूज़ कर लेते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन की कोई चीज़ है, यूटेंसिल्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, तब ये जा करके क्या होती है, वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेज। इनके एग्जाम्पल थे टाइफाइड, अमीबोसिस एंड एस्केरियासिस, ओके। फिर आती है डिजीजेस नाउ कैन बी प्रिवेंटेड। देखिए डिजीजेस को प्रिवेंट करने के जो मेजर्स हैं वो हैं वैक्सीन हैं, इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीन जो होती हैं वो इरेडिकेट कर देती हैं किसको, स्मॉल पॉक्स को, पोलियो को लगती है ना, पोलियो की वैक्सीन भी लगती है, ड्रॉपलेट्स भी दी जाती, ड्रॉप्स भी पिलाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स में विजिबल होगा, सॉरी पिक्चर्स में विजिबल होगा। एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं जो कि जिनके थ्रू डिजीजेस को क्या करा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ओके। अब लास्ट में आता है एड्स। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि एड्स क्या है। एड्स इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमेशा पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, बहुत सारी डिजीजेज जो होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, पर्टिकुलरली उसी को क्या कहा जाता है, एड्स बोला जाता है। जब एड्स होता है तो ये सिंगल कोई डिजीज नहीं है, इसमें हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमें छोटी छोटी जब बीमारियां भी लगती हैं वो भी, उनकी भी कोई क्योर नहीं हो पाती जब एक पर्सन को एड्स हो जाता है, ठीक है। दिस डिजीज सिंड्रोम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बाई बर्थ नहीं है, हो भी सकता है, पर ये मेनली क्या होता है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज अ नॉन कॉन्जिनाइटल, ठीक है। फर्स्टली इट वाज रिपोर्टेड इन 1981। लास्ट 25 ईयर्स में अप्रॉक्स 25 मिलियन पर्सन्स ऐसे थे जो कि एड्स से मर चुके हैं। पिछले 25 सालों के अंदर अंदर अराउंड 25 मिलियन पर्सन्स जो हैं वो एड्स की वजह से उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और इसका क्या उसके बाद इसमें आता है ह्यूमन, जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये भी क्या है, एक वायरस है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजेज द HIV, इट कॉजेज द एड्स, ठीक है। और ये एक रिट्रो वायरस है, ठीक है। HIV इज द रिट्रो वायरस एंड दैट इज इसका भी क्या है, RNA वायरस है ये। इट इज हैविंग अ RNA जीनोम एनक्लोज्ड बाय द प्रोटीन कोट, ओके। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें प्रोटीन कोट बना हुआ है। ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, इट इज अ रिट्रो वायरस एंड इट कॉजेज द एड्स, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ओके। अब हम इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एड्स कैसे स्प्रेड होता है। इट कैन बी स्प्रेड थ्रू द ब्लड। जब हम इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड रेजर्स को यूज़ करते हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब भी क्या होता है, एड्स ट्रांसफर हो जाता है बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स। ये भी मैंने आपको बता दिया। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू दी चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है। प्लेसेंटा के टाइम पे अगर मदर, देखिए प्लेसेंटा, सॉरी,
जब मदर जो है एक चाइल्ड बियर कर रही है, तो उस टाइम पे अगर मदर अफेक्टेड है किससे, इन्फेक्टेड है किससे, एड्स से, तो वो क्या है, चाइल्ड में भी जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। ओके, तो तभी कहते हैं ये सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाने चाहिए पहले ही। इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ऑल्सो, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो जो निडल के साथ इन्फ्यूजन करते हैं, उनमें भी ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डिजीजेज हो रखी होती है या फिर ब्लड की कमी होती है, जिनमें रिपीटेड क्या हो रहा है, इन्फ्यूजन हो रहा है ब्लड का, उनमें भी ये डिजीज ट्रांसफर कर जाती है ड्यू टू वेरियस मीन्स। ओके, कॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन, बॉडी के फ्लूइड्स जो होते हैं, ओनली नॉट बाय टच और फिजिकल, ठीक है, कॉन्टैक्ट। बॉडी के फ्लूइड्स वो भी अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के हम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से ही नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड जैसे ब्लड है उसके थ्रू भी जा सकता है, नेजल फ्लूइड, इन सारी चीज़ों के ड्रॉपलेट्स के थ्रू, इनके थ्रू क्या कर सकता है ये हमारे में एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। ओके, मेनली ब्लड जो है, उसके इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है, उस अगर उसके साथ हम कांटेक्ट में आ जाएं, उससे भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट टेक्स फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, इसको डायग्नोज करने के लिए भी कुछ महीने तो क्या कुछ साल भी लग जाते हैं, ठीक है, और ये 5 से 10 साल भी लग सकते हैं कि ये डायग्नोज हो सके। ओके, बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपियरेंस, जब तक इसके सिम्टम्स शो होने लगते हैं तो ये काफ़ी लंबा टाइम भी ले सकता है, और इनिशियली भी ये कई बार डायग्नोज हो जाता है। ओके, अब इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमने बोला रेट्रोवायरस जो HIV है, दैट इज कॉजिंग द एड्स। ओके, और इसका स्ट्रक्चर है, इट इंक्लूड्स द आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच आर एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, जो कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। टारगेट सेल ऑफ HIV कौन है, मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ओके, मेनली कौन सी चीजों को टारगेट करता है, मैक्रोफेजेस को, जो कि क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, इन्हीं सेल्स को ये टारगेट कर देता है। हेल्पर टी सेल्स को भी क्या करेगा, ये टारगेट कर देगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द डिफरेंट इन्फेक्शंस। ओके, HIV जो होता है ये फर्स्टली बाउंड करता है टू द रिसेप्टर ऑन दी होस्ट मैक्रोफेजेस, होस्ट मैक्रोफेजेस पे बाइंड कर जाएगा, जहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो जाएगा, HIV उसकी वजह से होता है। फिर जो HIV RNA है, वायरल RNA है, दैट इज रिलीज इनटू दी, फिर उसको साइटोप्लाज्म में चला जाता है, उसको रिलीज हो जाता है वो वहां पे, देन इट अंडरगोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जब वो साइटोप्लाज्म में चला गया तो वहां पे क्या हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, HIV DNA एंड वायरल DNA। फिर जो वायरल DNA है वो एंटर कर जाएगा होस्ट के न्यूक्लियस में, वहां पे वो इंटीग्रेट कर देगा होस्ट को, DNA को, और ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू वायरल RNA बन जाएगा, फर्दर ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी, फिर वायरल जीनोम बनेगा और ट्रांसलेट करेगा साइटोप्लाज्म में, और न्यू वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगी, ठीक है। फिर जो वायरल प्रोटीन्स है और RNA है वो मूव करेगा कहाँ को, सरफेस ऑफ द सेल को, और वहां पे क्या करेगा, न्यू HIV को बर्ड्स, मतलब कि वो दोबारा से नया HIV वहां पे वायरस बनने लग जाता है। ओके, वो और ये क्या करता है, मेनली T हेल्पर सेल्स को टारगेट कर रहा है, वहां पे रेप्लिकेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट प्रोजीनीज, और रिड्यूस कर दे रहा है T हेल्पर सेल्स को, ठीक है। T हेल्पर सेल्स रिड्यूस हो जा रहे हैं, मेनली ये दो चीजों को टारगेट करता है, मैक्रोफेजिस को और T हेल्पर सेल्स को, तो इन दोनों को ही टारगेट कर देगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये था एड्स का मैकेनिज्म। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये मेनली लिम्फोसाइट्स को, T हेल्पर सेल्स को अटैक करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। फीवर भी आता है, डायरिया होता है, वेट, आपने देखा होगा जिनमें एड्स हुआ होता है, इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, उनका वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है, और उनमें वेरियस इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो, उसको बहुत ऐसे माइनर से इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी से होने लग जाते हैं, वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हो जाता है उन इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। अगर इसकी डायग्नोसिस की हम बात करें तो जैसे टाइफॉइड के लिए हम यूज़ करते थे विडाल टेस्ट, वैसे ही एड्स के लिए क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि है एलिजा। ELISA is the diagnostic test which is conducted to confirm the
एड्स डिजीज, ठीक है। एंजाइम इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ओके। तो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है टू कंफर्म द एड्स डिजीज, ओके। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, और पार्शियली इफेक्टेड भी होते हैं। जो कि ड्रग्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ बट कैन नॉट प्रिवेंट। देखिए कितनी भी मेडिसिन दे दी जाए, ड्रग्स दे दिए जाए डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, पर इसकी कोई क्योर नहीं है, इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट विल अल्टीमेटली वीकन्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड वो इन्फेक्शंस के लिए बहुत प्रोन हो जाएगा। बहुत माइनर से इन्फेक्शंस भी उसको एकदम से मतलब कि पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से बहुत मेजर इश्यूज हो जाएंगे, रिकवर नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, उसको बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी और इट विल कॉज द वेट लॉस ऑल्सो, बोन्स वीक हो जाएंगी, हेल्थ डिटोरेट करेगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था एड्स, इसके सिम्टम्स, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब प्रिवेंशन की बात करें तो कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो कि इसके लिए क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि फिजिकली अगर ऐसे नॉर्मल ऐसे टच भी करेंगे, बात भी करेंगे तो उससे क्या होगा, एड्स स्प्रेड होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज करें, तभी ये स्प्रेड करता है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड करता है। इट कांट बी स्प्रेड बाय टॉकिंग, ओके। सो हमें क्या है, ये बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। So this was all for today. Today we discussed about the human diseases, human health and various diseases, various pathogens, agents which are causing the particular diseases. That was all. Thank you today.